सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। पिछले पहर रात के 3 बजे मुझे जगाकर कमांडर कमाल शाह के सामने पेश किया गया। उस वक्त वो अपनी फुल कमांडो वर्दी में सर पर सब्ज रुमाल बांधे, कांधे पर राइफल लटकाए गार के बाहर खड़ा था। 2 बॉडीगार्ड उसके दाएं बाएं मौजूद थे। एक बॉडीगार्ड के हाथ में छोटी सी गठरी थी। मैंने जाते ही कमाल शाह को फौजी अंदाज में एड़ियां जोड़कर सैल्यूट किया। उसने हाथ ऊपर ले जाकर मेरे सैल्यूट का जवाब दिया। पीछे गार के दहाने पर लालटेन जल रही थी। कमाल शाह ने एक नजर मुझे घूर कर देखा, फिर कहा, जवान, जिस दिन के लिए हमने तुम्हें तैयारी कराया था वो दिन आज आ गया है। तुम अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लम के नाम का पूरा रखवाला बन गया है। हमने तुमको बहुत तंग किया, तुमको ऊंट घोड़े खच्चर की तरह भगाया और मारा पीटा। सिर्फ तुम्हें गाली नहीं बका, बाकी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। हमने तुम्हें फुल कमांडो की तरबियत पूरा कर दिया है। अब तुम फुल कमांडो बन गया है, सिर्फ इसलिए कि तुम कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के शाना बशाना लड़ सको। हिंदुस्तान की काफिर हुकूमत ने कश्मीरियों के हुकूक को गस्ब कर रखा है। वो नहीं चाहती कि कश्मीरी कश्मीर में इस्लाम की शमा रोशन करके उसकी रोशनी में आज़ादी से जिंदगी बसर करें। जाओ और उनके साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। हमारा आदमी तुम्हें हरदा के स्टेशन तक छोड़ने जाएगा। उसके बाद तुम्हें वहां से 5 बजे ट्रेन मिलेगी, तुम उसमें बैठ जाएगा। तुम्हारा दिल्ली तक का टिकट हमारी जेब में है। दिल्ली तुम्हें एक आदमी से जाकर मिलेगा। उसका नाम पता हमने एक कागज पर लिख दिया है। वो कागज टिकट के साथ हम तुम्हें देगा। उस आदमी का नाम पता तुम अच्छी तरह याद करके कागज को फाड़ कर फेंक देगा। आगे तुम्हें क्या करना है ये वो दिल्ली वाला आदमी तुम्हें बताएगा। फिर कमांडर ने अपने उस बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया जिसने छोटी सी गठरी उठाई हुई थी। कमांडर ने गठरी लेकर मुझे पकड़ाई और कहा, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, तुम झोंपड़ी में जाकर ये कपड़े पहन लेगा, उसके बाद हम तुम्हारे पास आएगा। गो। मैंने गठरी लेकर सैल्यूट किया और सीधा झोंपड़ी में घुस गया। मैंने गठरी खोली तो उसमें एक बादामी रंग का खद्दर का कुर्ता और उसी रंग का तंग मोहरी वाला पैजामा था। शुमाली हिंदुस्तान के लोग गर्मियों में आमतौर पर यही लिबास पहनते हैं। साथ एक पूना की चप्पल थी। जब मैंने ये कपड़े पहन लिए तो कमांडर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। झोंपड़ी में लालटेन रोशन थी। कमांडर ने मुझे हरदा से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट और एक तय किया हुआ कागज दिया। ये तुम्हारा रेलगाड़ी का टिकट है। इस कागज पर उस आदमी का नाम और पता और हुलिया लिखा है जिसको दिल्ली में जाकर रिपोर्ट करोगे। उसको अभी से याद करना शुरू कर दो। जब अच्छी तरह याद हो जाए तो कागज को पुर्जे करके जंगल में फेंक देना। फिर उसने अपनी दूसरी जेब से मुझे कमांडो चाकू निकाल कर दिया और बोला, ये चाकू हम तुम्हें नहीं देगा। रास्ते में अगर तुम पकड़े गए तो ये चाकू तुम्हें पाकिस्तानी कमांडो साबित करने के लिए काफी होगा। तुम्हारा पासपोर्ट हमने तुम्हारे कुर्ते की जेब में रख दिया है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने पास रख सकते हो। मैंने कुर्ते की चोर जेब में हाथ डाला तो वहाँ मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद था। मैंने वो कमांडर को देते हुए कहा, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन मैं इसे जाया करने की जरूरत नहीं कर सकता। ये मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का पासपोर्ट है। कमांडर ने कहा, ये पासपोर्ट मेरे लिए भी एक मुकद्दस अमानत है। ये तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। और कमांडर ने पासपोर्ट मुझसे लेकर अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने मुझे इंडियन करेंसी में 5-5 रुपए के 20 नोट देकर कहा, दिल्ली तक तुम्हारे लिए ये रकम काफी होगी। आगे वो आदमी तुम्हारा जिम्मेदार होगा जिसको तुम जाकर रिपोर्ट करोगे। अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ, वक्त बहुत कम रह गया है। मैं कमांडर के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। बाहर एक बॉडीगार्ड घोड़े पर बैठा था। खाली घोड़ा पास ही खड़ा था। कमांडर ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, जवान, तुम्हें ज्यादा हिदायतें देने की जरूरत नहीं है। तुमने हिंदुओं वाला लिबास पहना है, अपना कोई भी हिंदुओं वाला नाम रख लो। तुम हिंदू बनकर दिल्ली तक जाएगा। कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो तो कह देना तुम बम्बई में अपने बड़े भाई से मिलने गए थे जो दादर में कपड़े की दुकान करता है। अपने आप को पंजाबी हिंदू जाहिर करना, क्योंकि तुम्हारी उर्दू दिल्ली लखनऊ वालों की उर्दू नहीं है। अब जाओ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता करे। मैं कुछ जज्बाती हो गया। मैंने कमांडर का हाथ थाम लिया और कहा, मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के वास्ते अल्फाज नहीं है कमांडर। उसने करख्त लहजे में कहा, बको मत, गो। एकदम पलट कर अपने गार की तरफ चल दिया। मैं खाली घोड़े पर बैठ गया। बॉडीगार्ड अपने घोड़े को लेकर आगे आगे और मेरा घोड़ा उसके पीछे पीछे चलने लगा। कमाल शाह का बॉडीगार्ड मुझे एक ऐसे रास्ते से ले गया जो जंगल के बाहर से गुजरता था और जहाँ दरख्त कम और घास ज्यादा थी। यहाँ हम घोड़ों को दौड़ाते चले गए।
इस तरह से रास्ता जल्दी तय हो गया, मगर हमें रास्ते में ही सुबह हो गई थी और आसमान पर सफेदाए सहर फैलने लगा था। जिस वक्त हम हरदा के छोटे से शहर में पहुंचे तो बॉडीगार्ड ने अपनी घड़ी देखकर कहा, गाड़ी आने में अभी 25 मिनट बाकी हैं। हम ठीक वक्त पर आ गए हैं। शहर में अभी चहल पहल शुरू नहीं हुई। अक्सर दुकानें बंद थीं। किसी मंदिर में घंटियां बजने की आवाज आ रही थी। बॉडीगार्ड मुझे खाली सड़क पर गुजार कर रेलवे स्टेशन हरदा की पिछली तरफ ले आया था। उसने कहा, सामने स्टेशन है। मैं घोड़े से उतर पड़ा। बॉडीगार्ड ने घोड़े की बाग थामी और मुझसे कोई बात न की और दोनों घोड़े दौड़ाता वापस चला गया। मैं दूसरी तरफ से होकर स्टेशन की छोटी सी ड्योढ़ी वाले गेट पर आ गया। यहाँ 2-3 जक्के खड़े थे, जिनमें से सवारियां उतर रही थीं और अपना सामान कुलियों के सरों पर रखवा रही थीं। टिकट मेरे पास ही था। गेट पर एक टिकट चेकर पुरानी सी वर्दी पहने मौजूद था। उसने मेरा टिकट लेकर उसमें अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे से औजार से एक तरफ सुराख किया और टिकट मुझे वापस कर दिया। मैं प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गया। मैंने टिकट जेब में रखने के लिए हाथ डाला तो महसूस हुआ कि कमाल शाह ने मुझे दिल्ली में जिस आदमी को रिपोर्ट करने के लिए उसका नाम, पता और हुलिया लिख कर दिया था, वो कागज मेरी जेब में ही पड़ा है और रास्ते में मैंने उसे निकाल कर याद ही नहीं किया था। मैं जल्दी से उठा और प्लेटफॉर्म पर टहलता टहलता अपने सामान के पास बैठे हुए मुसाफिरों के करीब से गुजरता दूर निकल गया। मैं टहलता टहलता प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे तक पहुंच गया, जहां स्टेशन का नाम उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी जुबानों में तख्ता लगा हुआ था। दाएं जाने प्लेटफॉर्म की आहनी छत के नीचे खंबे के साथ लकड़ी का एक बक्स रखा हुआ था। मैं उस बक्स पर बैठ गया। इधर उधर देखकर बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से जेब में से कागज निकालकर खोला। उस पर दिल्ली वाले आदमी का नाम, उसका हुलिया और उसका एड्रेस लिखा था। आपको उसका नाम, पता और हुलिया नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आदमी आज भी दिल्ली में है और जहाद कश्मीर में एक और ही अंदाज से शरीक है। मैंने बार बार कागज पर लिखी तहरीर को पढ़ा। मुझे उस आदमी का नाम, पता और हुलिया जुबानी पक्का याद हो गया तो मैंने कागज को आहिस्ता आहिस्ता फाड़ दिया। जब कागज पुर्जे पुर्जे हो गया तो मैंने उन पुर्जों को मुट्ठी में बंद किया, उठकर दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर आया और उसे प्लेटफॉर्म पर अंदर की जानिब रेलवे लाइन पर बखेर दिया। इस काम से मुतमईन होकर मैं वापस प्लेटफॉर्म की बेंच पर आकर बैठ गया। रेलगाड़ी को बम्बई से आना था। मालूम हुआ ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, मगर हरदा स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती है। प्लेटफॉर्म पर काफी मुसाफिर बैठे थे। कैंटीन भी खुली थी। कुछ लोग काउंटर पर नाश्ता वगैरह कर रहे थे। मैंने नाश्ता नहीं किया था, मगर अब भूख प्यास मेरे लिए इतनी अहम चीजें नहीं रही थी। कमांडो की ट्रेनिंग ने मुझे लोहे का आदमी बना दिया था। ये मेरी मर्जी थी, मैं जब चाहे नाश्ता करूं, ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने में दूर से रेल की सीटी की आवाज सुनाई दी। भारत में चूंकि कोयला वाफिर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए वहाँ भाप वाले इंजन की गाड़ियां आम चलती हैं। डीजल और बिजली की गाड़ियों का भी इतना रिवाज नहीं था। फिर ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। 2 मरियल जिस्म वाले काले से रेलवे पुलिस के सिपाही प्लेटफॉर्म पर डंडे हाथों में लिए इधर उधर घूमते नजर आए, लेकिन वो कैंटीन के काउंटर पर खड़े मजे से चाय पी रहे थे। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ 3rd क्लास के एक डिब्बे में घुस गया। ट्रेन स्टेशन पर बमुश्किल 5 मिनट रुकी और छक छक करती आगे रवाना हो गई। मुझे मालूम था कि दिल्ली तक का सफर काफी लंबा है। मैंने डिब्बे के कोने में लैट्रीन के साथ अपनी जगह बना ली। खिड़की मेरी सीट के साथ ही थी। ट्रेन एक्सप्रेस थी, छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती चली जा रही थी। 1.5 घंटे बाद होशंगाबाद का स्टेशन आ गया। ट्रेन जहाँ से चली तो उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई। आगे भोपाल का नीम पहाड़ी जंगलाती इलाका शुरू हो गया। मुझे नींद आने लगी थी। मैंने गहरी निगाह से डिब्बे में बैठे मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे कोई भी मशकूक चेहरा नजर न आया। मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर लीं। नींद ने हल्के हल्के हलकोरे देते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी ललितपुर के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। मैं काफी देर तक सोया रहा था। ललितपुर से ट्रेन चली तो झांसी के स्टेशन पर जाकर रुकी। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी। झांसी काफी बड़ा जंक्शन था, यहाँ ट्रेन को काफी देर रुकना था। मैं प्लेटफॉर्म पर आया। एक कैंटीन पर जाकर मैंने दाल चावल खाए, चाय पी। वहीं से सिगरेट का एक पैकेट और माचिस खरीदी। सिगरेट सुलगाया और कैंटीन की ओट में एक बेंच के कोने पर बैठकर सिगरेट सुलगा लिया। सिगरेट पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन मैं चाहता था कि देखने वालों को मैं भी आम हिंदू नौजवानों जैसा नॉर्मल नौजवान लगूं। सिगरेट भारत के नौजवान आम पीते थे। ट्रेन के एक डिब्बे में रेलवे के मुलाजिम बड़े बड़े टोकरे और लकड़ी के बक्से भर रहे थे। इंजन गाड़ी से अलग हो चुका था। मेरी उकाबी निगाहें बराबर प्लेटफॉर्म पर फिरने वालों का जायजा ले रही थी।
रेलवे पुलिस के 2-3 सिपाही इधर उधर घूम रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। आखिरकार इंजन आकर ट्रेन के साथ लग गया और 5 मिनट बाद इंजन ने विसल दिया। गार्ड ने सीटी बजाई। मैं दौड़कर अपने डिब्बे में आ गया। झांसी से रवाना होकर गाड़ी एक बार फिर जंगलों में सफर करने लगी। रास्ते में नदी, नाले, दरिया आए। द्वितीया का शहर आया, वहाँ भी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी। उसके बाद वेलोर नाम का बड़ा शहर आया। जब गाड़ी ग्वालियर पहुंची तो रात हो चुकी थी। जहाँ मैंने फॉर्म पर उतरकर वही अपनी पसंदीदा डिश बंद और मक्खन खा लिया। मुझे रात को खाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने चाय पी और डिब्बे में अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जिस तरह के लंबे सफर में हुआ करता है, मेरी साथ वाली सीट पर एक उधेड़ उम्र का हिंदू बैठा था। उससे कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाती। वो भी दिल्ली जा रहा था, वहाँ कपड़े का छोटा मोटा बिजनेस करता था। मैंने उसे अपना हिंदुआना नाम बताया और कहा कि बम्बई अपने बड़े भाई से मिलने गया था, वापस अमृतसर शहर जा रहा हूँ। इसकी वजह ये थी कि जैसा कि कमाल शाह ने मुझे कहा था, मेरा उर्दू का लहजा पंजाबी आमेज था, इसलिए मेरे वास्ते यही बेहतर था कि मैं अमृतसर का हिंदू जाहिर करूं। सारी रात गाड़ी चलती रही। आधी रात को कहीं आगरा का शहर आया और गुजर गया। मैं सीट पर ही कुछ सोया कुछ जागता बैठा रहा। फिर मैं भी दूसरे मुसाफिरों की तरह वहीं बैठा सो गया। अब मुझ में वो बात नहीं रही थी कि सफर की थकान महसूस हो और नींद पूरी न होने से सर में दर्द हो। कमाल शाह की ट्रेनिंग ने मेरे आसाब लोहे के बना दिए थे। मेरे लिए 10 मिनट की नींद भी बहुत थी। दिन निकल आया था जब ट्रेन मिथरा स्टेशन पर रुकी। यहाँ कुछ साधु किस्म के लोग हाथों में त्रिशूल और करमंडल पकड़े डिब्बे में आ गए। ज़ईफुल एतकाद हिंदू मुसाफिरों ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें अपनी सीटें दे दी और उनकी तवाज़ो पूड़ियों कचोरियों के साथ करने लगे। मैं खामोशी से अपनी कोने वाली सीट पर बैठा ये तमाशा देखता रहा। यहाँ से गाड़ी चली तो गुड़गांव का स्टेशन भी आकर गुजर गया। दोपहर का 1 बज रहा था कि दिल्ली शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। कुछ अर्सा पहले जब मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठकर कमाल शाह मुजाहिद कमांडो से मिलने चला था तो मैं एक नौजवान था, सहमा हुआ। कदम कदम पर मुझे यही डर लग रहा था कि भारतीय पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मुझे किसी वक्त भी पकड़कर अजियतनाक टॉर्चर करके जहन्नम में धकेल सकती है। मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था। ये उस मर्द मोमिन कमाल शाह का कमाल था कि उसने मेरे दिल से, मेरी रगों में गर्दिश करने वाले खून से काफिर का खौफ निकाल कर खुदा का खौफ दाखिल कर दिया था। अब मैं मोहतात पहले से ज्यादा था, मगर खौफजदा बिल्कुल नहीं था। मेरी आंखें पहले से ज्यादा महारत और गहराई के साथ डिब्बे में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा ले रही थी। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी तो मैं बड़े आराम से डिब्बे से निकला। कुर्ते की जेब से टिकट निकालकर हाथ में पकड़ा, एक तरफ खड़े होकर सिगरेट सुलगाया और दूसरे मुसाफिरों के साथ चलता गेट पर आ गया। टिकट चेकर टिकट लेकर हाथ में ही जमा करता जा रहा था। उसने मुझसे भी टिकट ले लिया। उसके पास एक कांस्टेबल स्टूल पर बैठा मुसाफिरों को एक नजर देख लेता था। स्टेशन के अहाते से बाहर आकर मैंने एक मोटर रिक्शा लिया और उसे एक जगह का नाम बताकर कहा कि मुझे वहां पहुंचा दो। दिल्ली में जिस शख्स से मिलने के लिए मुझे कहा गया था, मैं उसका नाम और जगह पोशीदा रखूंगा। उसका फर्जी नाम गुल खान रख लेते हैं। मोटर रिक्शा दिल्ली की भारी ट्रैफिक वाली सड़कों से गुजरता शहर से बाहर छोटी छोटी नई बस्तियों में आ गया। ये मॉडर्न और नई बस्तियां थीं। छोटे छोटे क्वार्टर नुमा और कोठी नुमा मकानात साथ साथ बने हुए थे। आगे छोटे छोटे सहन थे जिनमें दरख्त और पौधे लगे थे। रिक्शा उस आबादी से भी निकल गया। जब बाएं जानिब एक गैर आबाद जगह पर पुरानी 12 दरी का खंडर मैंने देखा तो मैंने रिक्शा रुकवाया, उसे किराया अदा किया और खंडर की तरफ चलने लगा। धूप निकली हुई थी जिसमें काफी हिद्दत थी, लेकिन मैंने कुर्ता पाजामा पहन रखा था जिसकी वजह से मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। वैसे भी मेरा जिस्म मौसमों के शदीद असरात से बेनियाज हो चुका था। कमांडर कमाल शाह ने मुझे जुबानी बताया कि खंडर के पीछे एक सूखा हुआ बरसाती नाला आएगा। उस नाले के दूसरी जानिब तुम्हें कुछ पुराने क्वार्टर नजर आएंगे। इन क्वार्टरों में एक छोटी सी मस्जिद भी है। उस मस्जिद में जाकर किसी भी नमाजी से उस खास आदमी का नाम पूछ लेना जिसको तुमने जाकर रिपोर्ट करनी है। कमाल शाह ने मुझे कुछ कोड वर्ड्स भी बताए थे जो मुझे उस आदमी के आगे बोलने थे। ये खास खुफिया अल्फाज या वो शख्स जानता था या कमाल शाह। मैं नाले के बोसीदा से पुल पर से होता हुआ क्वार्टरों की छोटी सी बस्ती में आ गया। एक छोटी सी क्वार्टर नुमा मस्जिद थी। मस्जिद में एक मौलवी साहब वुजू करने वाली टूटी के आगे बैठे मसवाक कर रहे थे। मैं जूते उतार कर मस्जिद के सहन में एक तरफ होकर बैठ गया और मौलवी साहब के फारिग होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि आदमी के बारे में मौलवी साहब मुझे जरूर कुछ बता देते। मौलवी साहब ने 2-1 बार कुल्ली की और फिर साफे से मुंह और दाढ़ी पूंछते उठकर बाहर जाने लगे
तो मुझे देखकर रुक गए। इतनी देर में मैं भी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने खालिस दिल्ली वालों की नफीस और बामहावरा उर्दू में मुझसे पूछा कि मियाँ अजनबी लगते हो, कहाँ से आए हो? मैंने अपनी पंजाबी उर्दू में कहा, मुझे एक आदमी की तलाश है, मालीर कोटला से आया हूँ। मालीर कोटला भारतीय पंजाब का एक रियासती शहर है जहाँ सन 47 के फसादात में मुसलमान महफूज रहे थे और उन्हें सिखों ने कुछ नहीं कहा था बल्कि उनकी हिफाजत की थी। और मालीर कोटला में पंजाबी मुसलमान अब भी आबाद थे। मौलवी साहब ने पूछा, यहाँ किससे मिलना है मियाँ? मैंने वो नाम बताया जो कि मुझे कमाल शाह ने बताया था। मौलवी साहब बोले, मियाँ वो तो मनमौजी आदमी है, कभी नमाज पढ़ने मस्जिद में आता है, कभी नहीं आता। मैंने उस शख्स का जो फर्जी नाम गुल खान रखा है, अब मैं उसे इसी नाम से पुकारूंगा। गुल खान के बारे में मौलवी साहब ने मजीद बताया कि सामने वाली कतार में आखिरी क्वार्टर में रहता है, जाकर पता कर लो, हो सकता है वो इस वक्त घर पर ही हो। वैसे वो शहर के किसी बैंक में मुलाजमत करता है। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से निकलकर सामने वाली क्वार्टरों की कतार के आखिरी क्वार्टर के पास आकर रुक गया। ये गरीबाना से क्वार्टर थे। शहतूत के एक दरख्त के नीचे 2-3 बकरियां बैठी थीं। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। गुल खान के क्वार्टर का दरवाजा बंद था। अंदर सहन में नीम का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था जिसने क्वार्टर पर ठंडी छांव कर रखी थी। दरवाजे के बाहर मुझे घंटी का बटन नजर न आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद सहन में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। भारी रोबदार आवाज में किसी ने कहा, आ रहा हूँ भाई, दरवाजा तो ना तोड़ो। दरवाजा खुला और मेरे सामने दरमियाने कद का एक सुर्खो सफेद आदमी खड़ा था। उम्र 50 बरस के करीब होगी मगर सेहत बड़ी अच्छी थी। सर के बाल खशखशी थे जिनमें सफेद बालों की कसरत थी। मलमल के कुर्ते के नीचे चूखाना तहमत बांधा हुआ था। आंखें उकाब की तरह चमकीली और तेज थीं। हाजियों वाला जर्द रुमाल कांधों पर था। मेरी तरफ गौर से देखकर उस शख्स जिसका नाम गुल खान था उसने मुझसे पूछा, क्यों मियाँ, किससे मिलना है, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे कमाल शाह साहब ने आपके पास भेजा है। कमाल शाह का नाम सुनकर गुल खान दरवाजे में से थोड़ा आगे होकर दाएं बाएं देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अंदर छोटा सा सहन था जिस पर नीम के दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त के पास एक चारपाई बिछी थी। चारपाई के पास ही लोहे की कुर्सी पड़ी थी। सामने एक कमरा था जिसका आधा दरवाजा खुला था। गुल खान मुझे उसी कमरे में ले गया। गुल खान ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, खुद मेरे सामने स्टूल पर बैठ गया। कमरे की अकबी दीवार में सलाखदार खिड़की खुली थी। उसका मैला सा फूलदार पर्दा चुना हुआ था। कमरे में उस खिड़की में से दिन की रोशनी आ रही थी। गुल खान ने मुझे टिकटिकी बांध कर देखा और कोड वर्ड्स में एक जुमला बोला। मुझे कमाल शाह ने सब कुछ जबानी बता दिया था। मैंने भी उसके जवाब में एक जुमला बोल दिया। ये मेरी तरफ से गुल खान के कोड वर्ड का जवाब था। उसके बाद गुल खान ने कोड वर्ड्स में पूछा, जब तुम टीले पर से दरिया में गिरे तो उससे अगला स्टेशन किस शहर का आया था? मुझे इस बेहंगम मगर अहम कोड का जवाब मालूम था। मैंने फौरन जवाब दिया, अगला स्टेशन शाहमुराद का था। गुल खान ने मुझसे मुसाफा किया और बोले, कितने माह कमांडो ट्रेनिंग की है तुमने? मैंने कहा, 6 माह। गुल खान ने अपनी छोटी छोटी मूंछों पर उंगली फेरते हुए कहा, शाह साहब ने तुम्हें A क्लास कमांडो की तरबियत दी है। इसका मतलब है तुम कुछ रोज मेरे पास रहकर भी ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। मैंने पूछा, अब किस बात की ट्रेनिंग होगी? गुल खान ने बेनियाजी से कहा, तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। मुझे उकताहट जरूर महसूस हुई क्योंकि मैं जल्द से जल्द कश्मीर की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि गुल खान ने मुझे जो कुछ सिखाया उस इल्म के बगैर मैं A क्लास कमांडो होते हुए भी अधूरा कमांडो था। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।